Good morning, students. We have completed all the topics of third unit. We are just left with a single topic, Bohr magnetone. In the previous class, we have studied about the Earth's magnetism. अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में हमने स्टडी किया था कि अर्थ has its own magnetism, and for this we have given some facts which supports the magnetism of earth, like whenever we suspend a magnet freely then it aligns itself in north south direction. ऐसे कुछ हमने इस अर्थ के मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करने के लिए कुछ फैक्ट्स देखे थे जो ये प्रूव कर रहे थे कि यस अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट, एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. ये था. देन हमने अर्थ के कुछ मैग्नेटिज्म को प्रूव करने के लिए कुछ एलिमेंट्स की स्टडी की थी, लाइक मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. वो भी हमने स्टडी किया था. टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रल पॉइंट्स एंड बोर मैग्नेटोन. ये दो टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. दोज पॉइंट्स आर सेड टू बी न्यूट्रल पॉइंट्स. तो स्टडी करते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं. देखिए, आपको पता है कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो सपोज ये आपके पास अर्थ है. अर्थ को अगर हम स्फेरिकल कंसिडर कर ले तो यू नो दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज ज्योग्राफिक साउथ. यही होता है. तो ये डायरेक्शन है आपके पास ज्योग्राफिक नॉर्थ की और साउथ की. तो न्यूट्रल पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए लेट अस सपोज वी हैव प्लेस्ड अ मैग्नेट, बार मैग्नेट, in this direction like this, but the bar magnet is placed in such a direction that south pole of the bar magnet is towards the geographic north and north pole of the bar magnet is towards the geographic south. अगर इस पोजीशन में हम अपने बार मैग्नेट को रखते हैं तो कहाँ पे हमें न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं वो हमें स्टडी करना होगा. तो द टॉपिक वी आर स्टडिंग इज न्यूट्रल पॉइंट्स. Neutral points, as I told you, are those points where net magnetic field is zero. Why zero? Because here the net magnetic field is due to the magnetic field lines of this magnet and अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं. क्योंकि अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और ये जो बार मैग्नेट है इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ पॉइंट्स पे हमें क्या मिलेंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगी. अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस है और इस बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस है कुछ पॉइंट्स पे हमें क्या मिलेंगी, इन ऑपोजिट डायरेक्शन मिलेंगी, लाइक दिस. ये कुछ ऐसे, ठीक है. ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एट दीज न्यूट्रल पॉइंट्स दे विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दोज पॉइंट्स विल बी जीरो. उन पॉइंट्स पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. तो लेट अस डिस्कस न्यूट्रल पॉइंट्स. सपोज ये आपके पास एक बार मैग्नेट है. दिस इज अ बार मैग्नेट व्हिच इज प्लेस्ड इन सच अ डायरेक्शन दैट इट साउथ पोल, बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है इट इज फेसिंग द geographic north and north pole of the bar magnet is facing the geographic south. तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस है दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऐसे ही ट्रेवल करती है. तो मैग्नेटिक लाइंस शो करते हैं दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ. तो देखिए जो मैग्नेटिक लाइंस होंगे बेटा वो ऐसे ही होंगी, जस्ट लाइक दिस. ऐसे होंगी आपकी
मैग्नेटिक लाइंस, क्योंकि देखिए नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हो रही है और साउथ पोल में एंटर कर रही है, जस्ट लाइक दिस। ये ऐसे लूप्स फॉर्म करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक लाइंस देखिए एक्चुअल में ये टच नहीं होनी चाहिए। ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो साउथ पे ये मैग्नेटिक लाइंस क्या करेंगी, ये कुछ ऐसे होगी आपके। क्लियर। और फिर जस्ट लाइक दिस। तो देखिए ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस क्या करेंगी, एंटर करेंगी। कुछ ऐसे। ये आपका न्यूट्रल पॉइंट्स के लिए जब आप मैग्नेटिक फील्ड को शो करोगे, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। ये जो पॉइंट P और Q है ये आपके पास क्या है, न्यूट्रल पॉइंट्स है। जब आपने बार मैग्नेट को कैसे रखा हुआ है कि साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज टूवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज टूवर्ड्स द ज्योग्राफिक साउथ। तो ये देखिए जो पॉइंट P है और पॉइंट Q है वो कुछ ऐसे रखे हुए हैं कि देखिए ये जो पॉइंट P और Q है ये इस बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में आपके पास न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे P और Q, जहां पे आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो आपके पास पॉइंट P एंड पॉइंट Q कहाँ पे है, लाई ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेट। यही होती है ना एक्सियल लाइन। लाइन देखिए मैग्नेट के एक्सिस से होती हुई जो लाइन अगर दोनों तरफ हम प्रोड्यूस कर दें, उसी पे P और Q क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। So these two points P and Q where net magnetic field is 0, so these points are known as neutral points and these two points lie on the axial line of magnetic field। और हमें पता है कि एक्सियल लाइन पे बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, दैट इज गिवन एज म्यू नोट ओवर 4 पाई 2md ओवर d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर ओवर का होल स्क्वायर। ये वही रिजल्ट है जो हमने जब बार मैग्नेट के एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पे जब पॉइंट्स को लिया था उस टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो ये l है वो वेरी वेरी स्मॉल देन d हो जाए, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एल को नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड बी आपके पास क्या हो जाता है, म्यू नोट ओवर 4 पाई 2md ओवर ये आपके पास होगा डी क्यू। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में से एंड डिनोमिनेटर में वी विल गेट डी क्यू। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूट्रल पॉइंट्स when the neutral points are lying at the bar magnet's axial line। तो ये आपके पास न्यूट्रल पॉइंट्स है जहां पे आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा।
इसी तरीके से आप इस मैग्नेट को ऐसे भी अलाइन कर सकते हैं कि देखिए लाइक ये आपके पास नॉर्थ पोल है, अभी तो हमने देखिए यहाँ पे साउथ लिया था, अब हम यहाँ पे नॉर्थ ले सकते हैं और यहाँ पे साउथ ले सकते हैं। तो नॉर्थ इज फेसिंग द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ इज फेसिंग द ज्योग्राफिक साउथ। तो उस केस में आपको न्यूट्रल पॉइंट्स है वो कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इस बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पे। ये पॉइंट भी कहाँ पे लाई कर रहा है, इस बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पे। तो ये आपके पास पॉइंट P है, ये Q है, और यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। बिकॉज यहाँ पे जो इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड वी विल गेट नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 एट दिस पॉइंट। So this is the topic. Next topic that is important is Bohr magneton. लास्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट के फोर्थ पार्ट का, बोर मैग्नेटोन हमें स्टडी करना है। तो देखिए बोर मैग्नेटोन क्या होता है, आप सबको पता है कि बोर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी जिसको बोलते हैं बोर हाइपोथेसिस, और उसी के नाम पे हम ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, बोर मैग्नेटोन, और इसी को बोलते हैं और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करेंगे। देखिए बोर मैग्नेटोन के नाम से ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है, और आपके पास आ सकता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रिवॉल्विंग ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मतलब जो एटम है उसका भी क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किनका होता है, आपको पता है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, सोलेनोइड का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। इन द सेम वे हम स्टडी करेंगे कि एटम आल्सो बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे कि आपके पास बार मैग्नेट है। इन द सेम वे bar magnet behave as a magnetic dipole. In the same way an atom also behaves like magnetic dipole, और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। इन द सेम वे एटम का भी क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर होते हैं। ये देखिए, ये अगर एटम का हम स्ट्रक्चर बना ले तो दिस इज न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। अगर मैं अब इसको थोड़ा सा इस सिचुएशन से कंपेयर कर लूं कि सपोज ये एक करंट लूप है एंड इन दिस लूप करंट इज फ्लोइंग इन सर्कुलर पाथ, आई करंट फ्लो कर रहा है इस सर्कुलर पाथ में। तो आपको पता है कि आई करंट फ्लो करने की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। लेकिन दिस आई करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। चार्ज पार्टिकल्स के मूव करने की वजह से ही इस कॉइल में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है यहाँ पे। तो कहना है इसे कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है उसकी वजह से ये जो लूप है वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा। व्हाई, बिकॉज ये देखिए सपोज ये आपके पास एक लूप है जस्ट लाइक दिस, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये अगर इस कॉइल का अगर आप अपर फेस देखोगे, ये कुछ करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ये देखिए
इस कॉइल का जो अपर फेज होगा वो कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोलैरिटी बिहेव करेगा। लेकिन इसी कॉइल का जो लोअर फेज है उसमें करंट आपको कैसे नजर आएगा, उसमें आपको यही करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आएगा। और आपका इसी कॉइल का जो लोअर फेज है वो कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोलैरिटी बिहेव करेगा। तो ये जो कॉइल है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ये कॉइल कैसे बिहेव करेगी, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगी। एंड इस कॉइल का क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, जस्ट लाइक एज दैट ऑफ बार मैग्नेट इज हैविंग द डाइपोल मोमेंट। क्योंकि बार मैग्नेट में भी दो पोल्स होते हैं और वो कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो ये जो हमारी कॉइल है उसका अपर फेज इज बिहेविंग लाइक साउथ पोलैरिटी एंड इसका लोअर फेज इज बिहेविंग लाइक नॉर्थ पोलैरिटी। So this coil will also behave as magnetic dipole because इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। और करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, अल्टीमेटली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से फ्लो कर रहा है। और हमारे पास जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेनली इस कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एंड बेटा सारे ही एटम्स है वो किसकी वजह से बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे because electrons are orbiting around the nucleus in circular path, तो the atom जो एटम होगा वो एटम कैसे बिहेव करेगा, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा। और एटम से मिलके ही क्या बना होता है, मटेरियल बने होते हैं, सब्सटेंस बने होते हैं। तो अल्टीमेटली मटेरियल्स का, सब्सटेंसेस का मैग्नेटिज्म का कोज क्या है, द कोज इज एटम having the magnetic dipole moment due to revolving electron. So final statement is all the atoms are made up of electrons and these electrons are revolving around the nucleus in circular orbits. Due to this revolution of electron in circular orbits, that particular atom is having magnetic dipole moment and behave as a magnetic dipole. So all the material substances are made up of atoms, so they will behave as their magnetism is due to the atom and in the atom due to the revolving electron. रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से ही एटम का क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है हर एटम का। और वही रीजन है मैग्नेटिज्म ऑफ द मटेरियल्स का, कि मटेरियल्स का के मैग्नेटिज्म का कोज क्या है, तो कोज है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द एटम। क्योंकि अगर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो दैट एटम विल हैव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो दिस इज द रीजन जिसको बोर ने अपने एक हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन किया कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस, तो दैट एटम विल बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट विल हैव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या हम उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, हम उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। अभी देखिए, सपोज ये आपके पास एक सर्कुलर ऑर्बिट है, आपको पता है इसमें करंट सपोज इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, and this current is flowing in anti-clockwise direction due to the flow of electron, current is flowing in clockwise direction and this current is flowing due to the movement of electron in this direction। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी कि किसी भी कॉइल में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ही करंट फ्लो करता है और करंट के फ्लो करने की वजह से एक सर्कुलर कॉइल के अंदर या सर्कुलर पाथ के अंदर, तो दैट कॉइल विल बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट हैज सम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये क्लियर है? ये मैंने आपको बता दिया है कि इफ सपोज दिस इज अ कॉइल एंड इन दिस कॉइल इन द अपर फेज करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो पोलैरिटी अपर फेज विल बिहेव एज साउथ पोल एंड तो लोअर फेज है वो कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा एंड दिस सर्कुलर कॉइल विल बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल
जस्ट लाइक दैट ऑफ एज दैट ऑफ बार मैग्नेट और योर सोलेनोइड। और इस कॉइल का क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। अब देखिए, इन दिस कॉइल द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज E एंड रेडियस क्या होगा, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सपोज उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है, R है। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज कितना है E, टाइम कितना है T, ये आपको पता है। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I। देखिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि ये जो आपके पास चार्ज पार्टिकल है ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इस ओमेगा को वी कैन राइट 2 पाई न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी है, इसको आप लिख सकते हो 2 पाई बाई टी। यहाँ से आप टी की वैल्यू, क्योंकि हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई बाई ओमेगा। इस टी की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखिए तो आई यू विल गेट ई बाय 2 पाई ओमेगा। ये क्लियर है। यहाँ से आपके पास ये इक्विवेलेंट करंट आ गया है। अब सपोज ये जो ऑर्बिट है इसका एरिया ए वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ये आपको पता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, सपोज हम एक एटम कंसिडर कर लेते हैं जिसके अंदर 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस है ई और विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इस एटम का क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। तो डायपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ऑफ दिस एटम इट इज गिवन बाय n, और वो होता है हमारे पास I इंटू ए। आपको पता है I हमें पता है इट इज E ओमेगा 2 पाई, और एरिया हमने अभी निकाला कितना है, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज गिवन एज ये 1/2 ये E ओमेगा आर स्क्वायर। तो दिस इज द magnetic moment of an atom which is given by this। अब देखिए बोर थ्योरी क्या थी, बोर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, एक थ्योरी दी कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, अब उन स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि आपको पता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, रोटेशन करता है, तो उससे अटैच क्या होता है, उसका एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन सम स्टेशनरी ऑर्बिट, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h over 2 pi। So we can write an electron which is revolving in stationary orbit is having some angular momentum। angular momentum को we denote by L, and this angular momentum of the electron revolving in stationary orbit around the nucleus is an integral multiple of h over 2 pi। और यहाँ पे हम n लगा देंगे, n हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को डिनोट करेगा, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 लाइक दिस। एंगुलर मोमेंटम ये है linked with the electron which is revolving in the stationary orbit around the nucleus। इस एंगुलर मोमेंटम के पास हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, mvr, एंड दिस इज इक्वल टू nh over 2 pi, ये आपको पता है। अब यहाँ से बेटा अगर हम v की वैल्यू निकालें, v आपके पास लीनियर वेलोसिटी है और आपको पता है v क्या होती है, r इंटू ओमेगा, यही होता है। तो देखिए v की वैल्यू अगर हम लीनियर वेलोसिटी को पुट करें, दिस इज इक्वल टू r ओमेगा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आपके पास होगा r ओमेगा और ये r, एंड दिस इज गिवन एज nh ओवर 2 पाई। तो ये आपके पास हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर m। अच्छा देखिए यहाँ से आपके पास m r स्क्वायर ओमेगा एंड दिस इज nh ओवर 2 पाई। m को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए, सो यू विल गेट ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू nh ओवर
2πm। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखें, ये जो वैल्यू है ओमेगा आर स्क्वायर, इसको हम पुट करेंगे इस वैल्यू में। ये देखिए, तो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल आया था, दिस इज गिवन एज हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा आर स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो क्या आएगी कि मैग्नेटिक मोमेंट of electron, that is m, is equal to half e omega r square can be replaced by this value, it is nh, h आपके पास प्लैंक कांस्टेंट है एंड ये आपके पास है 2πm। क्लियर है? अब देखिए, ये आपके पास क्या होगा, m इज गिवन एज 1/2, देखिए 2 2 4, तो ये आपके पास होगा n e h by 4πm। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द, देखिए यहाँ पे n है तो मतलब n की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, और ये आपके पास, इसको हम क्या पुट करेंगे, दिस इज गिवन एज n म्यू b, और ये आपके पास क्या है, म्यू b इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक डाइपोल मोमेंट, कि जो एटम का जो डाइपोल मोमेंट होगा दिस इज म्यू बी। तो यहाँ से देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्यों? क्योंकि म्यू बी की वैल्यू तो ये है, जो लीस्ट वैल्यू है म्यू बी की वो कितनी है, ई एच ओवर 4πm। इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये ई एच ओवर 4πm होगा, 2 से करोगे तो 2EH ओवर 4πm होगा, 3 से करोगे तो 3EH 4πm होगा। दैट मीन्स तो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज m ऑफ एन एटम, वो क्या हो गया है, क्वांटाइज्ड हो गया है। वो कितना हो सकता है, 1 म्यू बी हो सकता है, 2 म्यू बी हो सकता है, 3 म्यू बी हो सकता है एंड सो ऑन। और म्यू बी आपके पास क्या है, म्यू बी आपके पास EH ओवर 4π है, जो कि लीस्ट वैल्यू है किसकी, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट की। क्लियर बेटा? तो यहाँ से म्यू बी एटॉमिक डाइपोल मोमेंट दैट इज गिवन एज EH ओवर 4πm, और इसी को क्या कहते हैं हम, बोर मैग्नेटोन कहते हैं। ठीक है, बोर मैग्नेटोन यही है हमारे पास जो हम बात कर रहे थे, तो ये है। अब देखिए, इस बोर मैग्नेटोन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें E की वैल्यू पता है, ठीक है, और हमें क्या पता है, H की भी वैल्यू पता है, ठीक है, 4πm है बेटा ये, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके हम म्यू भी निकाल सकते हैं, एंड दिस इज गिवन एज 1.6 इंटू 10⁻⁹ दैट इज ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34, एंड 4 pi is 22/7 into m. m is mass of electron, that is 9.1 into 10⁻⁻31 kg। इन सबको सोल्व करेंगे तो म्यू बी इज 9.27 into 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये है, तो बोर मैग्नेटोन क्या होगा आपके पास, एज द मिनिमम, देखिए ये क्या है, मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम, कि एक जो एटम से एसोसिएटेड मिनिमम आपके पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो सकता है उस एटम का, वही हमारे पास क्या होगा, जो फर्स्ट एन की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे अगर हम 1 रख दें तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से एटम के पास जो मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वही हमारा क्या होगा, बोर मैग्नेटोन। क्लियर है बेटा? अब देखो यहाँ पे हमने छोटा सा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, वो है जायरो मैग्नेटिक रेशियो। जायरो मैग्नेटिक रेशियो, अब ये जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, देखिए, जायरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होगा बेटा, ये होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट
डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी एंगुलर मोमेंटम को हमने देखा था कितना आया था, mvr, v को हमने रिप्लेस कर दिया था r ओमेगा से, तो कितना आ गया था m ओमेगा r स्क्वायर। तो एंगुलर मोमेंटम है। मैग्नेटिक मोमेंटम हमारे पास कितना आया, वो आया था हाफ e, ये आया था मैग्नेटिक मोमेंटम, ये आया था आपके पास हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। याद है ना, ओमेगा आर की वैल्यू हमने ये पुट की थी, तो ये हमारे पास आया था मैग्नेटिक मोमेंटम। जो हमने m को i इंटू ए करके सोल्व किया था, तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी। एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, वो आएगा एम वी आर, वी को हम रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा m ओमेगा आर स्क्वायर। यही था, बस यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए। ओमेगा आर स्क्वायर से ओमेगा आर स्क्वायर कैंसिल, एंड ये आपके पास आ जाएगा gyromagnetic ratio of electron is 1/2 e by m। और इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा, देखिए e की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.1, तो ये आपके पास आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ये आपके पास होगा। इसको सोल्व करेंगे तो दिस इज 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर केजी। तो ये है, क्लियर है बेटा। तो ये आपके पास कुछ टॉपिक्स थे जो इस यूनिट में से रहते थे हमारे पास। अब हमारे पास कुछ स्मॉल स्मॉल टर्म्स है, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी। देखिए स्ट्रेंथ को हम क्या क्या लिखते थे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और क्या बोलते थे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते थे, और क्या बोलते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू एनी एलिमेंट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते थे। और इन सबको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर बी। ये क्या होता है हमारे पास, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स हमें पता है क्या था, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है क्यू नोट, वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके पास जो f की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, क्यू नोट। अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे तो वी विल गेट v d साइन थीटा। तो ये आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, किसके ऊपर, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पे देखिए थीटा क्या है, एंगल बिटवीन v एंड b की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। अगर हम ये कंसिडर कर ले, इफ क्यू नोट आपके पास 1 है, वेलोसिटी आपके पास 1 है, थीटा आपके पास 90 डिग्री है, उस केस में जो ये b है वो किसके इक्वल हो जाता है, f के इक्वल हो जाता है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी being equal to the force experienced by this unit positive charge moving with unit velocity in a direction perpendicular to the magnetic field। कि वो v वेलोसिटी से थीटा कितना बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 90 डिग्री बना रहा है, उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो किसके इक्वल हो जाती है, वो इक्वल हो जाती है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल। तो ये आपके पास क्लियर है। दूसरी आपके पास बेटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास जो फाई है उसको हम लिखते हैं बी डॉट ए, ये भी लिखते हैं। एंड अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा बी ए कॉस थीटा, और ये आपके पास होगा फाई। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल है आपके पास बी और एक एरिया वेक्टर के बीच में। ठीक है, तो जब आपके पास फाई कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, उस केस में आपके पास, सॉरी, एंगल आपके पास कितना हो जाए, थीटा।
दिस थीटा बिकम्स 0 डिग्री। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है दोनों एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, उस टाइम पे cos 0 कितना होगा 1, और ये आपके पास कितना हो जाएगा फाई इज इक्वल टू b इंटू ए, और यहाँ से हम b की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो आपके पास होगी 5/a। तो यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए अगर हम यूनिट निकालें तो वो हमारे पास होगी, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट वेबर, और ये होगा एरिया, तो ये बन जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको सिंपली आप एसआई यूनिट में क्या लिख सकते हो कि आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी टेस्ला, या तो टेस्ला या फिर क्या लिखोगे वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि टेस्ला को ही हम क्या लिखते हैं, सॉरी वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या लिखते हैं टेस्ला। तो ये तो है एसआई में। सीजीएस के अंदर जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी की जो सीजीएस में जो यूनिट होगी वो क्या होगी आपके पास गोल्स। एंड ये भी याद रखिए 1 गोज इज इक्वल टू द 10⁻⁻⁴ टेस्ला। क्लियर है बेटा, ये थोड़ा सा याद करें। दूसरा है मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अब हम बात कर रहे थे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब देखिए इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर एच। इसका मतलब क्या होता है कि द डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल, कि किसी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मटेरियल को रख देते हैं तो किस डिग्री तक वो मटेरियल क्या होता है मैग्नेटाइज होता है, मतलब एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग ए मटेरियल। जब उस मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो किस डिग्री तक उसको हम क्या कर सकते हैं मैग्नेटाइज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, डिनोट करते हैं बाय द लेटर एच। अब देखिए इस एच को हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है जो हमने सोलेनोइड और टोरॉइड का केस पढ़ा था उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस हुआ था इन द मटेरियल ऑफ सोलेनोइड और टोरॉइड, उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो आया था म्यू एन आई, ये आया था। यहाँ पे जो एन आई है वही हमारे पास क्या है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, तो ये हमारे पास हो जाएगा म्यू एच। एच क्या है, एच इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी दैट इज गिवन एज एन आई। क्लियर। अब देखिए बेटा इफ टोरॉइडल सोलेनोइड के अंदर जो स्पेस है वो फ्री स्पेस है, उस केस में जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, उसको हम बी नोट से रिप्लेस करेंगे और ये होगा म्यू नोट एच। और यहाँ पे म्यू नोट क्या है, ये है आपके पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। याद है ना वहां पे हम एप्सिलॉन नोट लिखते थे, दैट मींस ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन होता था ऑफ द मटेरियल और एप्सिलॉन आर होता था रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये क्या है, ये आपके पास है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये सारी चीजें याद रखिए। तो H आपके पास क्या है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब जो नेक्स्ट छोटी सी इसमें नेक्स्ट टर्म है दैट इज
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब मैंने वहां पे भी आपको समझाया था कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम यहाँ से डिनोट कर रहे हैं, देखिए बाय द लेटर दिस। ये क्या है? ये बेटा जो भी आपके पास मटेरियल है उसकी एबिलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, जो अलाउ करेगी उस मटेरियल को कि वो अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस को पास होने की परमिशन देता है। फिर से समझिए, दिस इज द एबिलिटी और property of the material which gives the permission to the material to pass the magnetic lines through it, कि कितनी मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर से पास करने दे, उस प्रॉपर्टी को, मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी कहीं रिलेटेड है किसी से, किससे? परमिशन से। तो देखिए अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें वर्ड्स में तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, किसके लिए? टू परमिट द लाइंस ऑफ फोर्स, टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट। ठीक है, यही बताया था मैंने कि उस मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो उस मटेरियल को परमिशन देती है कि वो कितनी मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर से पास करने दे सकता है, उसको हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू। ठीक है, ये म्यू आपके पास क्या होगा? ये आपके पास होगा B/H। ये रेशो है किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हैं। और ये H क्या है बेटा? ये है आपके पास, अभी हमने स्टडी किया था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। जैसे B की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इंटू H, अभी हमने निकाली थी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपके पास जो म्यू है उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, या फिर यूनिट जो निकालोगे तो वो होगी जो यूनिट है B की डिवाइडेड बाय जो यूनिट है H की। तो B की यूनिट आपके पास क्या होगी? टेस्ला। और आपके पास H दैट मींस मैग्नेटाइजिंग फोर्स, उसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर। तो ये आपके पास होगी टेस्ला, मीटर और पर एम्पियर। ठीक है, इसको याद रखें। ये देखिए इनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रख लें आप। तो वैसे अगर टेस्ला की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं तो म्यू मैंने आपको बताया था, वेबर भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपके पास वेबर। नहीं तो आप एक ही याद रख लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला याद रख ले। डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो होगा, सॉरी, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपके पास M1L1 T-2 A-2। कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये है आपके पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। याद है ना, वहां पे हमने पढ़ा था आपके पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो इन द सेम वे है बस। यहाँ से ये तो हमने मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पढ़ा, अगर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पढ़ना हो तो कैसे, उसको किससे डिनोट करेंगे? उसको हम डिनोट करेंगे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, उसको हम डिनोट करेंगे बाय द लेटर म्यू आर। और ये किससे इक्वल होगा? देखिए ये इक्वल होगा B/B0 के। ठीक है, ये याद रखें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, μ/μ0, ये भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आपके पास म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? μ0 इंटू म्यू आर। क्लियर है बेटा? यहाँ से μ0 आपको पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये है। देन उसके पास है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हम डिनोट करेंगे I से, एंड दिस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम।
intensity of magnetization, it represents the extent to which a specimen is magnetized. कि किस extent तक एक specimen है वो क्या हो चुका है, मैग्नेटाइज हो चुका है, जब उस मटेरियल को आपने कहाँ पे रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो इसको बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, दिस इज गिवन एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटाइज हो चुका है, कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो चुका है, तो इसको हम डिनोट करते हैं बाय एम बाई वी। क्लियर है बेटा? अब देखिए यहाँ से इसको आप चेंज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैसे लिखते थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द पोल्स वो हो गया m मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ, वो हो गई आपके पास 2l। अब देखिए वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एरिया इनटू लेंथ, हो गया 2l, तो इसको आप m बाई a भी कर सकते हो। क्लियर है बेटा? ओके इसके बाद लास्ट टर्म है हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखिए ये बहुत बार पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम के अंदर कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं इस लेटर से, जाई एम, ठीक है, ये है जाई और ये एम, एम फॉर मैग्नेटिक, ये होता है, इस लेटर को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी के लिए लिखते हैं, और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इसलिए जाई एम। अब ये क्या होता है, ये वो प्रॉपर्टी है जो ये डिटरमाइन करती है कि हाउ इजीली ए मटेरियल विच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मैग्नेटाइज, कि कितना इजीली कोई मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो क्या हो जाता है, कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर जाई एम, ठीक है, और ये जाई एम इक्वल होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो ये आप याद रखें, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इट इज द प्रॉपर्टी व्हिच डिटरमाइंस हाउ इजीली ए स्पेसिमेन इज मैग्नेटाइज्ड, उसको हम कितना इजीली किसी स्पेसिमेन को क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो दिस इज गिवन बाय दिस रिलेशन, xi m is equal to the I by m. I is magnetic intensity, magnetizing intensity of magnetization, and h is magnetizing force. ये क्लियर है? अब देखें, दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। लास्ट में है आपके पास एक रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब म्यू, एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दैट मींस xi m। तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन है दैट इज गिवन एज म्यू r इज इक्वल टू 1 प्लस xi m। ये आपके पास क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी लिखना था, तो हम ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस xi m। इसके प्रूफ पे हमें नहीं जाना है, इस रिलेशन को याद रखें, दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट बेटा। दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए आपके पास न्यूमेरिकल है, here is the question, a bar magnet made up of steel has a magnetic dipole moment of 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। देखिए एक बार मैग्नेट है, स्टील का बना हुआ है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट मींस m गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन एज 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एंड ए मास ऑफ, मतलब मास भी गिवन है, कितना गिवन है, 6.6 ग्राम। इफ द डेंसिटी ऑफ द स्टील दैट मींस रो, डेंसिटी कितनी है मटेरियल की, 7.9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर, ये SI यूनिट है डेंसिटी की। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है I, और ये हमने बताया था कि इसके इक्वल होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
देखिए ये हमें गिवन है डायरेक्टली, तो m ही रखेंगे। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास अपॉन में डेंसिटी, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास इनटू वॉल्यूम। यहाँ से अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहो तो वो क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, मास ओवर डेंसिटी। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे मास ओवर डेंसिटी से। तो ये आपके पास गिवन है कितना है 2.5, और मास आपको गिवन है कितना है 6.6 ग्राम्स गिवन है। तो ग्राम्स को पहले केजी में चेंज करेंगे तो ये होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि ग्राम्स को डिवाइड करेंगे बाय 1000, ठीक है। और ये जो रो है ये तो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, और रो की वैल्यू सिंपली हमें गिवन है 7.9 इंटू 10⁻3 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो देखिए यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो 10⁻⁻3 न्यूमरेटर में शिफ्ट होके 10⁻+3 बन जाएगा। इनको आप सोल्व कर लेंगे। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपके पास सिंपली आएगा, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2.99 इंटू 10⁻6 एम्पियर पर मीटर। ये जो एसआई यूनिट है इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, see this is the question, an iron rod of 0.2 centimeter square cross sectional area, that means हमें given है क्या, cross sectional area of the iron rod कितना है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहले इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये होगा आपके पास 0.2 इंटू 10⁻⁻4 सॉरी मीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है, is subjected to a magnetizing field of this much, that means आपको किसकी वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू गिवन है, कि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो कितना गिवन है this much, ठीक है, एम्पियर पर मीटर। the susceptibility of the iron, that means m गिवन है, आयरन के लिए ससेप्टिबिलिटी गिवन है कितनी 599। फाइंड द परमेबिलिटी, आपको क्या फाइंड आउट करना है, परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट मींस आपको म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब म्यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें जाइम गिवन है और क्या गिवन है, देखिए एरिया गिवन है और ये गिवन है। अभी मैंने आपको लास्ट में एक रिलेशन कराया था, क्या, म्यू आर इज इक्वल टू द 1 प्लस जाइम। इस म्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर को हम लिख सकते हैं म्यू बाय म्यू नोट, बताया था मैंने। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी कैन बी रिटन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू रखते हैं हम म्यू बाय म्यू नोट, तो ये आपके पास होता है 1 प्लस जाइम। देखिए म्यू नोट यहाँ पे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर जाएगा, तो वी विल गेट व्हाट, म्यू, दैट मींस एक तो हमें निकालना था परमेबिलिटी, वो हम निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू 1 प्लस जाइम। देखिए इसकी वैल्यू हमें गिवन है और म्यू नोट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये हम रख देंगे, ठीक है। ये है आपके पास 1 प्लस जाइम, ये वैल्यू गिवन है, ससेप्टिबिलिटी कितनी है 599, ये देखिए आपके पास होगा 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 22/7 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 600। इसको सोल्व करोगे तो आंसर जो भी होगा वो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बेटा, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 3.536 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड, मतलब फाई नोट की वैल्यू, सॉरी फाई की वैल्यू निकालनी है। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास बी इंटू ए होता है। अब बी को मैंने आपको बताया था, आप क्या लिख सकते हो, बी को आप लिख सकते हो म्यू इंटू एच, और ये हो जाएगा ए। म्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू, तो ये आपके पास हो गया 7.536 इंटू 10⁻⁻4। एच की वैल्यू आपको गिवन है, देखिए ये गिवन है, तो ये हो गया 1200
into area. Area is this much, 0.2 into 10 to the power -4. इसको solve कर ले, that would be the answer. So beta, this is all about this unit. We have completed the third unit and we have completed the syllabus